अपने हाथों की लकीरों को देखकर निराश ना हो मेरे दोस्त। अपने हाथों की लकीरों को देखकर निराश ना हो मेरे दोस्त। तलाश करने की ज़रूरत है, इनको बदलने का दमखम भी इन्हीं में है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्रवण जहांगीर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारा और आपका साथ हमेशा यूं ही बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, मैं हर दिन आपको हिंदी व्याकरण के टॉपिक करवाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको शब्दकोश के बारे में बताया है। शब्दकोश अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो आज शब्दकोश का दूसरा भाग लेकर आया हूँ मैं। तो उसमें हमने शब्दकोश में वर्ण कर लिए, ध्वनियाँ कर ली, वर्णमाला भी कर ली। अब स्वर चल रहे हैं तो स्वर करवाएंगे, व्यंजन करवाएंगे। उसके बाद में आप शब्दकोश में शब्दों को किस प्रकार से पहचानोगे, किस प्रकार से ये जानोगे कि कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आएगा, कौन सा सबके अंत में आएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मेरे साथी राजस्थान पुलिस SI, LDC, रीट और ये जो राजस्थान में पटवारी, हाई कोर्ट, तो इसमें जो हिंदी आती है वो मैं आपको कंठस्थ करवा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी प्रत्येक वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो हम चलते हैं स्टडी की ओर, आज का अध्ययन शुरू करते हैं। तो आज हम स्वर से शुरू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्वर के बारे में बता दिया था कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इनके उच्चारण में सिर्फ वही काम आते हैं, उनको स्वर कहा जाता है। फिर स्वर के बाद में मात्राएं कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको मात्राएं भी बता दी थी कि स्वर ये स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। और वो 11 कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, फिर री आ गया, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 वर्ण ये स्वर होते हैं। और इनकी मात्राएं कौन कौन सी होती हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। मात्राएं किसे कहते हैं, व्यंजनों को पहचानने के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर के जिस उच्चारित रूप में हमारे सामने आते हैं उनको हम क्या कहेंगे, मात्रा कहेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी देके बताया था, जैसे क के साथ अगर आ मिल गया, यानी स्वर है वो किसी व्यंजन का सहारा लेकर जिस रूप में प्रदर्शित होता है, जिस रूप में हमारे सामने आता है, वही क्या होती है, मात्रा होती है। जो ये मात्रा लगी है ये मात्राएं कहलाती हैं, ये मात्रा। ठीक है। तो अ की जो मात्रा है वो अगर किसी व्यंजन में लगती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क के साथ लगेगी तो क ही रहेगा, च के साथ लगेगी तो च ही रहेगा। तो ए की मात्रा या ए स्वर किसी भी व्यंजन में मिलता है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा। अगला आ स्वर किसी व्यंजन में लगता है तो उसकी ये मात्रा होगी। छोटे ई की मात्रा ये होगी, जैसे क में लगेगा तो ये हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगी। ये मात्राएं हैं, छोटे ओ की, बड़े ओ की, री की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, ये मात्राएं हैं। समझ में आया। अब हम ये तो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है।
पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज भी मैंने आपको बता दिया। क्यों बताया है? क्योंकि थोड़े से आपको याद आ जाए कि पिछले वीडियो में हमने कहाँ हमारा अध्ययन छोड़ा था, कहाँ तक वो वीडियो था। ठीक है, उस पूर्व ज्ञान को मैंने आधुनिक ज्ञान में जोड़ दिया है। जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो है स्वरों के प्रकार। जो 11 स्वर बताए हैं आपको मैंने, वो कितने भागों में बांटे गए हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो 11 जो स्वर बताए गए हैं उनको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भाग, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पहला मूल स्वर, मूल स्वर होते हैं। दूसरा है वो है सजातीय, सजातीय स्वर। और जो तीसरा है वो है विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं। साथियों, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप अभ्यास पुस्तिका और लेखनी लेके जरूर बैठें, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। जब भी आपको कुछ याद ना हो, आपको याद करना हो, आपको रिपीट करना हो, तो आप जो अभ्यास पुस्तिका में लिखते हो साथ साथ, वो ज्ञान आपको ताज़ा रहेगा। जब भी आप चाहो अपनी अभ्यास पुस्तिका में वो ज्ञान ताज़ा कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उसको रिपीट कर सकते हो। जितनी बार पढ़ोगे उतना ही आपको कंठस्थ होगा वो। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं मूल स्वर, ये मूल स्वर होते हैं। दूसरा है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा ई, बड़ा ऊ और आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ये होती है सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर किन किन से मिलकर बने हैं, मैंने आपको इनके साथ साथ ही लिखा देता हूं। ये देखिए, आ, ए प्लस ए, यानी ए और ए से मिलकर आ का निर्माण होता है। दूसरा है बड़ा ई, बड़ा ई, इसका निर्माण ई प्लस ई से मिलकर बना है। बड़ा ई है वो ई और ई से मिलकर बना है। बड़ा ऊ और ऊ, यानी दोनों छोटे ऊ से मिलकर बने हैं। ये हैं सजातीय स्वर। अब अगला है तीसरा विजातीय स्वर। तो विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? जो बच गए वो सारे विजातीय हैं। ये आ गया, 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 बच गया ये ए, आई, ओ, आओ, ये बच गया। मैं आपको ये पूरा जो शब्दकोश है वो एक वीडियो में भी करवा सकता हूं, लेकिन मेरा विचार ये है कि छोटे छोटे भागों में अगर आपको करवाऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। कोर्स जिसको जितना चाहिए वो पूरा मिल जाएगा। आप सभी को कोर्स है वो पूरा मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। आपकी परीक्षाएं जो होंगी उससे पहले पहले मैं आपको सभी टॉपिक पूरे करवा दूंगा। आप ये मत सोचना कि हमारा कोर्स है वो अधूरा रह जाएगा, नहीं। आपका जो पाठ्यक्रम है वो जितना आपको चाहिए वो मिल जाएगा हमारे चैनल पे। एक वीडियो करवाऊंगा तो वो लंबा भी हो जाएगा, एक घंटे का, 1.5 घंटे का। आप लगातार उसको देख भी नहीं पाओगे और हमें अपलोड करने में भी थोड़ी समस्या
आ सकती है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप छोटे छोटे वीडियो जो बनाऊं मैं, आधे घंटे के, 25 मिनट के, 35 मिनट के, जो भी, उसको आप लगातार देखते रहिए। जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी भाग बनाऊं, वो देखते रहिए। आपके हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो विजातीय स्वरों की बात करें, विजातीय स्वर हैं ए, आई, ओ, औ। अब ये किन किन से मिलकर बने हैं? ए है वो ए और ई से मिलकर बने हैं। आई है वो ए और ए से मिलकर बने हैं। ए से मिलकर बने हैं। ओ है वो ए और ऊ से मिलकर बना है। और जो औ है वो ए और ओ से मिलकर बना है। सॉरी छोटी ई है, आई है वो ए और ए से मिलकर बना है। ओ है वो ए और ऊ से मिलकर बना है। और औ है वो ए और ऊ से मिलकर बना है। तो स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं? मूल स्वर, जिसमें ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री आते हैं। सजातीय स्वर दूसरे नंबर का है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आ मिलकर आ, ए और ए से मिलकर बनता है। बड़ा ई, छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बनता है। और बड़ा ऊ है वो छोटे ऊ और छोटे ऊ से मिलकर बनता है। फिर आते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर ए जो ए और ई से मिलकर बनता है। आई ए और ए से मिलकर बनता है। ओ ए और ऊ से मिलकर बनता है। और औ ए और ओ से मिलकर बनता है। ये हैं तीन भेद किसके? स्वरों के। अब स्वरों के भेद दूसरी तरफ से और भी होते हैं, उच्चारण अवधि के आधार पर। अवधि का मतलब समय। उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर हम स्वरों को दो भागों में विभाजित करेंगे। दो भाग। उच्चारण अवधि। उच्चारण अवधि का मतलब है उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को दो भागों में विभाजित करेंगे हम। कौन कौन से? एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, एक ह्रस्व एक दीर्घ। ह्रस्व मतलब कम समय लगता है, दीर्घ यानी ज्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात जो मूल शब्द हैं ए, ई, छोटा ऊ और री, ये चारों ही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। या इनको ये भी कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों का प्रयोग किया जाता है या उनकी सहायता ली जाती है, उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में
ह्रस्व स्वर या मूल स्वरों की सहायता ली जाती है उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अर्थात वे स्वर, दूसरी परिभाषा और भी कह सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। समझ में आया? तो स्वरों के प्रकार मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? मूल स्वर, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। कौन कौन से होते हैं मैंने बताया है। दूसरा है हमारा इसी टॉपिक में कि उच्चारण अवधि के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं। तो उच्चारण अवधि, उच्चारण करते समय कितना समय लगता है, उसके अनुसार दो प्रकार हैं स्वरों के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर यानी कम समय लगता है, दीर्घ स्वर अधिक समय लगता है, अधिक अवधि लगती है, कम अवधि लगती है। तो ह्रस्व स्वर मतलब कम अवधि लगती है, वे स्वर जिनको उच्चारित करते समय एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा की अवधि लगती है, उसको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। और वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है या जिनके उच्चारण में मूल स्वरों का प्रयोग किया जाता है, सहायता ली जाती है, उसको हम दीर्घ स्वर कहेंगे। समझ में आया? ये तो हो गई हमारी स्वरों की बात, स्वर कंप्लीट। अब वर्णी चल रहे हैं, वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला, शब्दकोश में। शब्दकोश में स्वर हो गए। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। स्वरों में अगर किसी को भी समझ में नहीं आया, किसी बात का डाउट हो, तो आप कमेंट में जरूर पूछें या मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन हमने पढ़े हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। 33 व्यंजन हम पढ़ेंगे और वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों में कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित किए जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजनों को सबसे पहले हम इसकी परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। जैसे स्वर की पढ़ी थी वैसे ही व्यंजन की पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजनों को पूर्ण रूप कौन प्रदान करता है? स्वर। स्वर करता है। तो इनके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसको व्यंजन कहा जाता है। जैसे क डिवाइड करेंगे, इसको बांटेंगे, क प्लस ए। क में कौन सा स्वर है? ए स्वर है क में। ख में ए, ग में ए, पूरी वर्णमाला में ए स्वर है। और कुछ है? माने किसी ने लिख दिया खो, खो लिख दिया। अब कहेंगे खो किसका प्रयोग हुआ, किस स्वर का प्रयोग हुआ है? तो कैसे लिखेंगे हम? इसको बांटेंगे कैसे? ख प्लस उ, खू। खू लिखें, खू सॉरी, खो ख प्लस ओ। तो इसको लिखने के लिए हम किनका प्रयोग किया या किसकी सहायता ली? स्वरों की सहायता ली। स्वरों के बिना व्यंजनों का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आया? ये तो इसकी परिभाषा
क्या हुई परिभाषा? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो व्यंजनों के प्रकार कितने हैं, कितने भेद हैं, कितने भागों में बांटा गया है व्यंजनों को? तो व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तीसरा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी भी कहा जाता है इनको, संघर्षी व्यंजन। ये 3 भाग हैं और वर्गीकरण के आधार पर भी उनको अनेक भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यही बताता हूं कि मुख्य रूप से हम स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो 25 तो होते हैं क से लेकर मैं तक। कैसे में 25? अंतःस्थ व्यंजन को य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन श, श, स है। 4 ये हैं और 4 ये हैं। 25 स्पर्श व्यंजन है क से लेकर मैं तक। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 हैं, 25 और 4 29। और ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन 4 है, श है। तो 29 और 4 33 हो गए। तो 33 व्यंजन हमारे हैं। अब ये तो मुख्य रूप से है। अब वर्गीकरण के आधार पर हम व्यंजनों को 8 भागों में विभाजित करेंगे। 8 भागों में। 8 भाग कौन कौन से होंगे वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। इसका क्या मतलब है? स्पर्शी व्यंजन में क, ख, ग, घ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और पै वर्ग में प, फ, ब, भ, म। लेकिन स्पर्शी व्यंजन में जो अंतिम वो है किसको? 5वां जो व्यंजन है क वर्ग का ङ छोड़ दो, ट वर्ग का ण छोड़ दो, ट वर्ग का न छोड़ दो और पै वर्ग का मैं छोड़ दो। ये इनमें सम्मिलित नहीं किए जाते क्योंकि नाक से बोले जाते हैं। इसीलिए इसको नाक से बोले जाने वाले जो नासिक के वर्ण हैं, व्यंजन हैं, उनमें सम्मिलित करेंगे। तो ये स्पर्शी व्यंजन में शामिल नहीं है। 4 क वर्ग के, 4 ट वर्ग के, 4 त वर्ग के और 4 प वर्ग के, ये स्पर्शी व्यंजन है। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में हम जो अभी भी बताया था मैंने, श, है, ये 4 करेंगे। ये होते हैं संघर्षी व्यंजन। फिर स्पर्श और संघर्षी दोनों, स्पर्श और संघर्षी। तीसरा नंबर है
स्पर्शी व संघर्षी, स्पर्शी व संघर्षी। चार होते हैं, च, छ, ज, झ, ये नहीं होता, ये चार होते हैं, च, छ, ज, झ, ये चार, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। चौथा है, चौथा नासिक। नासिक के जो नाक से बोले जाते हैं, कौन कौन से? इनके अंतिम वर्ण, जैसे ङ, क वर्ग का ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न, प वर्ग का म। ये जो वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, वो नासिक के वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि नाक से बोले जाते हैं इसलिए। अब है उत्क्षिप्त, पांचवा। पांचवा है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, जो मैंने आपको कल बताया था, द्विगुण, द्विगुण बताया था, वही उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। एक तो अड़, एक तो अड़ और एक अढ़, जो नीचे बिंदु आती है, नीचे बिंदु आती है, ये बिंदु नीचे कब आएगी और कब नहीं आएगी, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जिन शब्दों के शुरुआत में ये आते हैं तो नीचे बिंदु नहीं आएगी, और जिन शब्दों के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है उनके नीचे बिंदु लगेगी। ये हमेशा याद रखना। अगला है 6 नंबर, लुंठित। लुंठित व्यंजन, तो लुंठित व्यंजन में रै सम्मिलित किया जाता है, रै, रै से रस्सी वाला रै। 7वां है पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन में लय सम्मिलित किया जाता है। पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन में लय सम्मिलित किया जाता है। संघर्षहीन, 8वां है संघर्षहीन। संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन का मतलब है जिनमें संघर्ष, बोलने के लिए जिनके उच्चारण में बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है, तो वे कहलाते हैं संघर्षहीन। य और व, ये सभी 8 भाग हो गए वर्गीकरण के आधार पर। तो व्यंजन 33 है। परिभाषा बताई मैंने आपको कि जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। इनके 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। फिर वर्गीकरण के आधार पर 8 भाग हैं। कौन कौन से? स्पर्शी, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन वर्गों के अंतिम वर्ण, इन वर्गों का जो अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण है, उनको छोड़ दीजिए क्योंकि वो नाक से बोले जाते हैं, तो इनका भाग अलग से है। संघर्षी में श, स, स, ह। स्पर्शी व संघर्षी दोनों च, छ, ज, झ। फिर चौथा है नासिक के, जो नाक से बोले जाते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनका अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण य, अण, न, म, ये नासिक के वर्ण कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। 5वां है उत्क्षिप्त, जिसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, जो अड़ और अढ़ से ये 2 हैं। 6ठा है लुंठित व्यंजन, रै को कहा जाता है।
पार्श्विक व्यंजन लय को और संघर्षहीन जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं करना पड़ता, यह और वह, ये दो व्यंजन सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार से ये 33 वर्ण पूरे हो जाते हैं। ये तो व्यंजनों के प्रकार थे वर्गीकरण के आधार पर। अब तीसरा है श्वास के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु कह सकते हैं या फिर श्वास के आधार पर भी कह सकते हैं। प्राणवायु का मतलब है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कितने श्वास की आवश्यकता होती है, कम की आवश्यकता होती है, अधिक की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में विभाजित करेंगे। तीसरा प्रकार है श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर हम व्यंजनों को दो भागों में विभाजित करेंगे। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है अल्प प्राण, एक महाप्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते समय कम श्वास की आवश्यकता होती है, उसको हम अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। दूसरा है महाप्राण व्यंजन। तो महाप्राण व्यंजन वे होते हैं जिनको उच्चारण करते समय अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, अर्थात मुख से हवा अधिक बाहर निकलती है और अल्प प्राण में कम हवा निकलती है। वे व्यंजन कौन से कहलाते हैं? कौन कौन से हैं? अल्प प्राण में तो कम हवा बाहर निकलती है, कम वायु बाहर निकलती है मुख से, और महाप्राण में अधिक वायु बाहर निकलती है मुख से। कौन कौन से अल्प प्राण में होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। प्लस इसके साथ में य, र, ल, व, और इसके साथ में सभी स्वर, 11 स्वर हैं वो भी। कितने हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा। एक वर्ग के 3 वर्ण, तो 5 वर्गों के कितने हो गए? 15 वर्ण तो ये हो गए, य, र, ल, व, 4 ये हो गए और 11 स्वर हो गए। कुल कितने हो गए? 30। अल्प प्राण में कितने होते हैं? 30 होते हैं। अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से हवा बाहर ज्यादा निकलती है। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अल्प प्राण में क, फिर ख आता है तो मुख से आवाज ज्यादा निकलती है। देखो बोल के देखो, क, ख, ग, घ, ग। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, क, ग और ङ। और महाप्राण में ज्यादा हवा निकलती है, दूसरा और चौथा, ख, घ। ठीक है, दूसरा और चौथा, और इसके साथ में श, 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 ह, ये होते हैं। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण हो गए। समझ में आ गया? फिर से देख लो। श्वास के आधार पर 2 प्रकार हैं वर्णों के। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए मुख से हवा की आवश्यकता कम पड़ती है, या मुख से हवा कम निकलती है, वायु कम निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, क, जैसे क में ही है, क, ग और ङ, इसमें कम हवा निकलती है, य, र, ल, व, और सारे 11 के 11 व्यंजन।
सॉरी स्वर। और दूसरा है महाप्राण। महाप्राण में दूसरा और चौथा, बोलते समय मुख से हवा अधिक निकलती है, वायु अधिक निकलती है, मतलब ताकत लगानी पड़ती है थोड़ी सी। दूसरा और चौथा ख घ ये और श श स है, ये सभी महाप्राण होते हैं। तो ये श्वास के आधार पर वर्णों के प्रकार हो गए। अब मैं आपको करवाऊंगा शब्दकोश। शब्दकोश, मुख्य रूप से जो शब्दकोश हम पढ़ रहे हैं वो अब इतनी चीजें पढ़ने के बाद में हमारा शब्दकोश, जो सबसे पहले हमने नाम डाला था शब्दकोश, तो शब्दकोश तक पहुंचने के लिए हम किन किन चरणों से गुजरे हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला, स्वर, स्वरों के भेद, व्यंजन, व्यंजनों के भेद, सभी वर्ण पढ़ लिए। अब हम आ गए कहां पर? शब्दकोश में। अब शब्दकोश में जो शब्द हैं और उन शब्दों को व्यवस्थित रूप से किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि व्यवस्थित है या नहीं है। देखिए, हम शब्दकोश में सिर्फ इतना बता दूं कि पहले कौन सा वर्ण आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर उनका क्रम बता दूं। उसके बाद में आप इसको पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, आपको आ जाएगा। देखिए, शब्दकोश में सबसे पहले अनुस्वार आता है, अनुस्वार। उसके बाद में अनुनासिक आता है, अनुनासिक, चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। उसके बाद में विसर्ग आता है। उसके बाद में क्या? सबसे पहले क्या आता है? अनुस्वार। शब्दकोश का पहला वर्ण कौन सा है? अनुस्वार। वैसे वर्णमाला का अगर हम बात करें वर्णमाला की, कि कोई आपसे पूछे कि वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? ए। वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा है? ए। लेकिन अगर आपको ये पूछ ले शब्दकोश का पहला वर्ण कौन सा है, तो शब्दकोश का पहला वर्ण कौन सा है? अनुस्वार। अनुस्वार शब्दकोश का पहला वर्ण है। ये आप ध्यान में रखना। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, ये याद रखना। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पहले अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, तीसरा विसर्ग, चौथा आप स्वरों में आ जाओ। ए, फिर आ, फिर ई, बड़ा ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ, अनुस्वार आ गया पहले। अब व्यंजनों में आ जाओ। क कैसे मिलकर एक संयुक्त अक्षर बनता है? कौन सा? क्षय। क्षय मैंने बताया कै और शय से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें क्षय। दूसरा ख, ग, घ, न से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। च, छ, ज, जय के बाद में एक संयुक्त वर्ण आता है जो जय से मिलके बनता है। कौन सा? ज। जय, जैसे और ये से। मैंने बताया था आपको, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जय है वो जय और ये से मिलके बनता है। तो जय के बाद में जय आएगा। फिर झय, ये से कोई शब्द शुरू नहीं होता। फिर टा, फिर ठा, फिर ड, फिर ढ, ये से अण से कोई शब्द शुरू नहीं होता। फिर ता, फिर तय के बाद में एक संयुक्त वर्ण आता है त्र।
त्र, जो तय और रे से मिलकर बनता है। ये भी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है। तो तय से मिलकर बनता है, इसका मतलब त्र भी आएगा इसमें, त्र, फिर थ, फिर द, फिर द के बाद में एक विद्यालय में दे आता है, आपने ध्यान दिया होगा। दे, दे किससे मिलकर बनता है? आधा द और य से, दे। तो द के बाद में दे आएगा, फिर ध, फिर न, फिर प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, फिर श, फिर स के बाद में एक संयुक्त वर्ण आता है श्र। कौन सा? श्र। श्र जो श और र से मिलकर बनता है। पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने, श्र संयुक्त वर्ण श और र से मिलकर बनता है। तो श के बाद में कौन सा आएगा? श्र आएगा। श्र, श, श, है। ये वर्ण, ये शब्दकोश के वर्ण है, नंबर वाइज से, क्रम से कह सकते हैं आप इसे, क्रम से हैं ये, और इन्हीं के अनुसार आप शब्दों को व्यवस्थित रूप दे सकते हो। आप जैसे एक अनार नाम है, अनार, एक अंक, अंक। आपको यह पूछा जाए इनमें से पहले कौन सा आएगा शब्दकोश में, तो आप कौन सा करोगे? ए करोगे या अनुस्वार वाला? शब्दकोश में आपको देखना है कि शब्दकोश में सबसे पहले क्या है। शब्दकोश में अनुस्वार है, सबसे पहले ये आएगा, ये शब्द आएगा अंक इससे पहले। यानी शब्दकोश में अल्फाबेट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, अल्फाबेट से करो इसको, अल्फाबेट, ठीक है। तो उसी प्रकार से नंबर वाइज से करना, क्रम से करना उसको। ये क्रम है अनुस्वार से लेकर है तक। इसको एक बार आप ध्यान में रखोगे तो आप शब्दकोश के प्रत्येक वर्ण को सुव्यवस्थित कर सकते हो, प्रत्येक शब्द को। और जितने भी आपके सामने शब्द होंगे उनको आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हो। तो आज का ये शब्दकोश का जो टॉपिक है वो हमारा पूरा हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली परीक्षाओं में उनके लिए फायदेमंद होए। मैं अधिक से अधिक आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि आप सफलता किसे कहेंगे? सफलता, सफलता कैसे मिलती है? अपने विचार मुझे जरूर बताएं। हो सकता है आप व्हाट्सएप पे बताएं, हो सकता है आप कमेंट में बताएं, वीडियो के कमेंट में बताएं यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब पे कमेंट में बताएं तो अच्छा रहेगा, फिर मैं मेरे विचार बताऊंगा। आपके विचार बताना कि सफलता क्या है, सफलता कैसे मिलती है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि नसीब से मिलती है, बहुत से लोग हैं जो कड़ी मेहनत से मिलती है। सबका अलग अलग विचार है, अलग अलग मत हैं सभी के। अपने अपने विचार जरूर देना आप। मेरे विचार भी दूंगा मैं अगले वीडियो में, मैं अपने विचार आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद में आप सोचना कि सफलता क्या है। आज सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय हो।